किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा और दिया भी। लेकिन जब उसका हमने विश्लेषण किया तो उसमें देखा क्या कि जो किसानों को बिल लगता है उससे कई गुना ज़्यादा बिल वसूलने की तैयारी। तो जब 18 घंटे ट्यूबवेल चलने पर हमारा बिल लगता था 850 रुपया और अब 10 घंटे चलने पर हमें 2200 रुपया बिल लगना है, तो ये मुफ्त बिजली है कहाँ से? यंत्र लेने जाओ कृषि यंत्र, बिना दलाल के कृषि यंत्र की सब्सिडी नहीं मिल सकती। सरकार तो कहती है हमने डीबीटी लागू कर दिया, बिचौलियों का काम खत्म हो गया। डीबीटी के माध्यम से डीबीटी का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो दलाल के माध्यम से जो है तो जाएगा, तो उसे नगद देना पड़ेगा। पैसा तो पूरा आएगा लेकिन उसका हिस्सा वहाँ देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की बात शो में। आज हम बात करने वाले हैं किसानी से जुड़े मुद्दों पर। मैं और जो आज हमारे इस शो के मेहमान हैं बैजनाथ अवस्थी जी, वो सब आज खेत में बैठे हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए विरासत से बैठे हुए हैं। जो खेत है, खेत में सरसों का फूल है, खेत में चारपाई है, जो किसानों की असली पहचान है। अगर हम बैजनाथ अवस्थी जी की बात करें, वो हैं बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, तो उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करें किसानों से जुड़े हुए मुद्दे की। और इस समय किसानों से जुड़े हुए मुद्दों की बात करना क्यों ज़रूरी है वो भी बता देती हूँ। इस समय खाद और पानी की बहुत ज़रूरत है फसल के लिए। गेहूँ, चना, मटर, रबी की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है खाद और पानी की। तो उसके लिए खाद और पानी की लंबी लड़ाई है भारतीय किसान यूनियन की। हमेशा से उनकी मांग रहती है किसानों के हित में। आज जब इतना ज़्यादा ये मुद्दा चल रहा है कि किसानों को खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती हैं, खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। बुंदेलखंड की चाहे जिस ज़िले की बात कर लीजिए, और ख़ासकर चित्रकूट मंडल के जो चारों ज़िले हैं, जिसमें बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये जो ज़िले हैं, और प्लस कानपुर एरिया भी, कानपुर क्षेत्र भी, बहुत ज़्यादा स्थिति खाद के लिए ख़राब चल रही है। पहले के और अब के जब भी जो भी आंदोलन करते हैं, जो भी आप लड़ाई लड़ते हैं, उसमें कितना फ़र्क होता है सफलता असफलता दोनों की नज़र से? नहीं, सफलता अभी भी मिलती है, क्योंकि पहले की सरकारों में भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से अगर कोई मांग उठाई जाती थी तो उस पर सरकारें संज्ञान लेती थी। लेकिन 2014 से किसानों की सरकारें बात तो करती हैं, लेकिन बात करेंगी कि हम किसानों को दे रहे हैं, लेकिन जब उसके पीछे का उद्देश्य देखा जाता है तो बहुत हास्यास्पद होता है। उनकी नीतियां किसानों के फायदे के लिए नहीं, किसानों के नुकसान के लिए। उदाहरण बता दें आपको, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा जो है किसानों का तोहफा दिया गया था, मुफ्त बिजली योजना। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा और दिया भी। लेकिन जब उसका हमने विश्लेषण किया तो उसमें देखा क्या कि जो किसानों को बिल लगता है उससे कई गुना ज़्यादा बिल वसूलने की तैयारी। पहली बात तो मीटर हर ट्यूबवेल पर लगेगा। जब बिजली मुफ्त देनी है तो मीटर की आवश्यकता क्या है? फिर जो शासनादेश जारी हुआ उसमें बुंदेलखंड को 1300 यूनिट फ्री सिंचाई के लिए और पूरे प्रदेश को 1045 यूनिट फ्री। उसके ऊपर जो बिजली खर्च होगी उसका 2 रुपये प्रति यूनिट के बिल दर से बिल देय होगा। और जब 1300 यूनिट बुंदेलखंड को बिजली मिलेगी मुफ्त, उसके ऊपर का बिल देना है, तो 10 हार्स पावर की मोटर 10 घंटे में 81 यूनिट बिजली खर्च करती है। तो अगर प्रतिदिन 10 घंटे ही ट्यूबवेल चला तो एक महीने में 2430 यूनिट बिजली खर्च करेगा।
2430 यूनिट में 1300 यूनिट फ्री और 1130 यूनिट का बिल, यानी 2260 रुपया बिल बनेगा जब 10 घंटे ट्यूबवेल चलेगा तब। और जब बिजली मुफ्त नहीं थी उसके पहले 85 रुपया प्रति हार्स पावर बिजली का बिल लगता था, यानी महीने में 850 रुपया महीना 10 हार्स पावर का बिजली। ट्यूबवेल चाहे 10 घंटे चले, चाहे 15 घंटे चले, चाहे 18 घंटे चले, जितनी बिजली मिलेगी उतना ट्यूबवेल चलेगा और बिल सिर्फ 850 रुपया महीना। तो जब 18 घंटे ट्यूबवेल चलने पर हमारा बिल लगता था 850 रुपया और अब 10 घंटे चलने पर हमें 2200 रुपया बिल लगना है, तो ये मुफ्त बिजली है कहाँ से? तो आपको सिर्फ किसानों को बस बिजली मिले ऐसा क्यों है? बिजली से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार उसके लिए भी तो काम करती है। नहीं, अन्य चीज़ों की बात नहीं, हम तो बात करते हैं सिंचाई के लिए। क्योंकि किसान खेती जो करता है वो घाटे का सौदा है। खेती में किसान की लागत इतनी लग रही है लेकिन रेट मिलता नहीं। जब रेट नहीं मिलता तो वो घाटे पे जाता है। आखिर किसान कब तक घाटे का काम करता रहेगा? उसके लिए मुफ्त बिजली हो, खाद की सब्सिडी हो। भाई अगर खाद्यान्न सस्ता चाहिए तो खेती की लागत भी सस्ती होनी चाहिए। तो खाद पर सब्सिडी नहीं मिलती क्या? खाद पे सब्सिडी मिलती है लेकिन वो सब्सिडी किसान के हित पे नहीं है। कैसे? भाई सरकार कहती है कि हम खाद पे सब्सिडी देते हैं, लेकिन जब किसान खाद लेने जाता है तो 1350 की DAP 1850 रुपये की मिलती है, 266 रुपये 50 पैसे की यूरिया, 500 और 550 रुपये की किसान जो है तो खरीद करके डालना पड़ता है। तो वो सब्सिडी का क्या मतलब है? हमारी तो भारत सरकार से कई वर्षों से बराबर मांग चल रही है कि सरकार जो लगभग 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत के किसानों को कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देती है, खाद के रूप में, बीज के रूप में, कृषि यंत्रों के रूप में, जो भी सब्सिडी देती है वो सब्सिडी सीधे किसान के खाते में दे दे और सारी चीज़ें जो है खुले बाजार कर दे। खाद की सब्सिडी खत्म करके बाजार के हवाले कर दे, कृषि यंत्र भी मार्केट के हवाले कर दे। क्योंकि सब्सिडी का लाभ किसान ले ही नहीं पाता है। यंत्र लेने जाओ, कृषि यंत्र, बिना दलाल के कृषि यंत्र की सब्सिडी नहीं मिल सकती। बीज जो कृषि विभाग के माध्यम से जो बीज मिलता है किसान को, इतना घटिया बीज दिया जाता है कि घर का अनाज अच्छा, किस मतलब का सब्सिडी? भाई किसान के गेहूं का रेट 2400 रुपया, बीज का रेट, ब्लॉक के बीज का रेट जो है तो 4800 रुपया, सब्सिडी काटने के बाद भी 2400 रुपये का पड़ा। तो इससे अच्छा घर का अनाज ना बोले। तो पहले तो किसान ऐसे ही करते थे, घर का जो है तो बीज बोते थे, घर का बीज अच्छा होता है। बाजार के बीज के ही कारण आज जो हमारे जो है तो खेतों में जो खरपतवार, आपने देखा होगा कि अभी कनवारा क्षेत्र में लगातार एक खर हुआ करता था, गेहूं के साथ में आया था कि फसल बुआई के पहले उसकी एक बार कटाई करवानी पड़ती थी। भांगड़ा टाइप का होता है, भांग का जैसा पेड़ होता है, इतना इतना, और उसका फूल जैसे हवा में फूल बढ़ता है तो उसी तरह जो है तो वो खरपतवार बढ़ता चला जाता है। यानी आज पूरे ज़िले में जो है तो उसकी फसल हो रही है, कोई दवा नहीं है उसकी कि जो है तो वो नष्ट हो जाए। और ये क्यों हुआ है? ये सिर्फ बीज के साथ में आया, जो सरकारों के द्वारा जो बीज दिए गए तो ऐसे खरपतवार बीज के साथ में आए जो आज वो किसानों के लिए आफत है। तो किसानों को मुफ्त बीज नहीं चाहिए, मुफ्त कुछ नहीं चाहिए। जो सरकार किसानों के नाम पर दे रही, जिसका फ़ायदा कंपनियां उठा रही हैं, बिचौलिए उठा रहे हैं, वो पैसा सीधे किसान को दे दे। सरकार तो कहती है हमने DBT लागू कर दिया, बिचौलियों का काम खत्म हो गया। DBT के माध्यम से DBT का फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो दलाल के माध्यम से जो है तो जाएगा, तो उसे नगद देना पड़ेगा। पैसा तो पूरा आएगा लेकिन उसका हिस्सा वहाँ देना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार की भी योजनाएं। कौन सी योजना की बात? एक योजना की बात करें, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, किसान सम्मान निधि भी है, किसान सम्मान निधि भी है। किसान सम्मान निधि भी एक दिखावा है, उसका भी हम आपको विश्लेषण करके बता दें तो किसान की जेब में 1 रुपया नहीं बचता 6000 में। और दुर्घटना बीमा की जिसकी बात, दुर्घटना बीमा उत्तर प्रदेश सरकार में किसान दुर्घटना बीमा योजना बहुत पहले चालू हुई थी। इस सरकार की, पिछली सरकार के द्वारा हम लोगों की मांग पर
एक ऑप्शन जोड़, चूंकि किसान दुर्घटना में पात्र वही होता है जिसके नाम जमीन होती है, जो खेती करता है, और किसान वही माना जाएगा जिसके नाम जमीन होगी। अब जमीन बाबा के नाम है, बाबा चारपाई में लेटे हैं, 100 साल की उम्र हो गई, उनके लड़के हो गए 70 साल के, नाती हो गए 50 साल के, पनाती हो गए जो है तो उनके 30 साल के, जो खेत पे काम कर रहे हैं। अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इन्हें क्या मिलेगा? क्योंकि नाम तो जमीन बाबा के है, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे बाप के लड़के के नाम नहीं आएगी। कई कई पीढ़ी नीचे आ जाते हैं जो किसान नहीं माने जाएंगे। हम लोगों ने मांग की थी कि 18 साल से ऊपर के बालिग पुत्रों को शामिल किया जाए। तत्कालीन सरकार के द्वारा ये हमारी बात मानी गई और उस पर एक ऑप्शन दिया गया कि 70,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करेगा उसे 5 लाख की दुर्घटना बीमा मिलेगा, और मिला। लेकिन 2014 के बाद, 2016 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ऑप्शन को हटा दिया। उसमें डाल दिया कि अगर लेखपाल के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है कि नहीं ये किसान था तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब 5 लाख किसान को मिलना है और लेखपाल की कलम से मिलना है, तो लेखपाल 5 लाख जो है आपको क्यों दिलवाएगा? क्योंकि कलम उसकी चलनी है, तो उसे भी 1 लाख चाहिए तो 5 लाख मिलेगा। अगर 1 लाख जो है किसान स्वीकार नहीं करेगा तो 5 लाख नहीं मिलेगा। तो किसान की मजबूरी हो गई 1 लाख देने की, कि कम से कम 4 लाख ही मिल जाएगा। मतलब योजना किसान के हित पे, लेकिन उसमें ऐसा जो है एक ऑप्शन छेद बना दिया जाता है भ्रष्टाचार के लिए कि वो जो है तो रकम वहाँ से निकल जाए। और महिलाओं का क्या है इसमें फिर? अगर आपने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात की, लड़का नाती पनाती सबकी बात की, फिर उसमें महिलाएं कहाँ हैं? नहीं, तो उसमें महिला भाई 18 साल से बालिग पुत्र और पुत्रियों को, अच्छा, किसान की पुत्री हो या पुत्र हो, अगर दुर्घटना में उनकी मौत होती है और 70,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र लगाते थे तो उन्हें मिल जाता था। अब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये आज भी मांग है कि 18 साल से ऊपर के सभी बालिग पुत्र और पुत्रियों की दुर्घटना बीमा लागू होना चाहिए। और उसका मानक तब 70,000 आय थी, आज आय जो है ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपया आम आय प्रमाण पत्र के आधार पर उसको बीमा मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार ने भी माना है कि ग्रामीण क्षेत्र का 2 लाख आमदनी वाला गरीब है और शहरी क्षेत्र का 3 लाख तक की आमदनी वाला गरीब है। क्योंकि जो भारत सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को, और उस गरीबी का मानक भारत सरकार का ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख जिसकी आमदनी है वो राशन कार्ड का पात्र है। तो अगर वो गरीब हैं तो उनको दुर्घटना बीमा भी 2 लाख और 3 लाख तक की आमदनी वालों को देना चाहिए। वैसे तो दुर्घटना बीमा हर वोटर को देना चाहिए, वोटर दुर्घटना बीमा योजना लागू होनी चाहिए। चलिए हम किसान पर अभी बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है और हमने बहुत रिपोर्टिंग इस पर की है कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें चल रही हैं। इस साल की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा हमारी रिपोर्टिंग में हमने ऐसे पाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? खाद, हर वर्ष खाद की समस्या होती है, क्योंकि जो आपूर्ति किसानों का जो लक्ष्य होता है, तो 2 प्रकार से लक्ष्य की पूर्ति होती है, एक सहकारिता के द्वारा और एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जिसको कृषि विभाग के द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं। सहकारिता में और 60% सहकारिता के माध्यम से, 40% प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से खाद की आपूर्ति की जाती है। लेकिन 60% की जहां आपूर्ति होनी है, 100% लोग 60% पर जो है तो आश्रित हैं, और जो 40% की आपूर्ति होती है प्राइवेट सेक्टर पे, उस पर सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। क्योंकि भारत सरकार सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर में जो खाद आती है और जो सहकारिता क्षेत्र में खाद आती है, दोनों को सब्सिडी बराबर देती है। दोनों का रेट भी एक है, चाहे प्राइवेट की जो है तो डीएपी हो तो 1350 और चाहे इफको की सहकारिता क्षेत्र की डीएपी हो 1350। अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य 1350 ही है। लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर में 1300 की जगह 1800 की बिकती है तो लोग उधर नहीं जाते, और 60% की आपूर्ति में 100% लोग लाइन पे लग जाते हैं। जहां 60% माल होगा और 100% के लोग होंगे तो वहाँ स्थिति तो मारामारी की बनेगी ही बनेगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो 40% का जो आपूर्ति है, जिस क्षेत्र में जो है तो कालाबाजारी होती है, उस कालाबाजारी को रोक करके
और वहाँ भी जो है तो उसी रेट की खाद उपलब्ध हो, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात आती है कि जब सोसाइटियों में खाद भेजी जाती है, 9-10 गांव के बीच में एक सोसाइटी होती है, 9-10 गांव के बीच में किसानों की संख्या लगभग कई हज़ार होगी, और खाद वहाँ एक ट्रक भेजी गई जिसमें 500 बोरी है। अब 500 बोरी खाद, और उस क्षेत्र का जो है 1000 किसान वहाँ पहुँच गया, क्योंकि हर किसान को चाहिए खाद खेत की बुआई के लिए। जब खाद 500 बोरी होगी और 1000 लोग होंगे, तो कैसे वहाँ वितरण करने वाले कर्मचारी जो है तो वितरण कर पाएंगे, और किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। उसके लिए जिस क्षेत्र में जितनी खाद की आवश्यकता है तो उतनी खाद वहाँ पहुँचा दें, 2 ट्रक 3 ट्रक 4 ट्रक एक साथ भिजवा दें, जिससे क्षेत्र के लोगों को ये भरोसा रहे कि जो है तो खाद पर्याप्त है और हमें मिलेगी। और जब तक किसान को ये भरोसा नहीं होगा कि नहीं मुझे मिलेगी, तब तक वो जो है तो ये चाहेगा कि पहले मुझे मिले, और इसी में जो है तो झगड़े की स्थितियां पैदा होती हैं, पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, रोड जाम होते हैं। तो क्योंकि जब सरकारों को पता है कि इस क्षेत्र में इतनी खाद की आवश्यकता है, तो हर क्षेत्र में उतनी खाद की व्यवस्था पहले से ही कर ले। क्योंकि किसान को सिर्फ साल में 2 बार खाद की जरूरत पड़ती है, रबी क्षेत्र में और खरीफ के धान क्षेत्र में। 2 बार मिल आवश्यकता जिस चीज़ की है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। अब प्रतिदिन बिकने वाली दारू कभी ख़त्म नहीं होती, और किसान को जो खाद मिलनी चाहिए वो 2 सीजन में जो है 10 दिन नहीं जो है तो मिल पाती है। तो सरकार इस पर विचार करे। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा दारू बिकती है या खाद? भाई एक बिकने का तो सब कुछ बिकता है। अच्छा टॉपिक भाई साल भर बिकती है, लाइन लगा के बिकती है, कितनी भी डिमांड हो उसकी कमी नहीं होती। होली में बंद तो हो जाता है। कहाँ मतलब अभी जो है देखो सरकार ने जो है तो इसमें नए वर्ष के लिए जो है तो समय भी बढ़ा दिया कि नहीं और रात तक मिलेगी दारू। अब तो गांव भी गांव पहुंच गई दारू, है। मतलब दारू पियो बर्बाद हो जाओ। अगर किसानों के लड़के दारू पी करके बर्बाद होंगे तो गांव में गरीबी बढ़ेगी, रोजगार है नहीं। कृषि पर इसीलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि किसानों को अपनी फसल की उत्पादन का ही भरोसा नहीं कि आज जो मैंने फसल बोई है ये फसल मेरे वापस मुझे मिलेगी। डिमोट हो रहा है। जैसे अभी जो है तो पिछली खरीफ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। धान के क्षेत्र में कुछ धान आया, वो भी 50%। जिस खेत पे 8 कुंटल 10 कुंटल धान पैदा होता था, बारिश में उस खेत में 3 से 4 कुंटल धान निकला। और कहीं कहीं धान तो ये स्थिति 1-1 कुंटल का बीघा का धान हुआ। किसान की लागत गई, मेहनत गया, कर्ज में डूब गया। तो किसान इसीलिए बराबर कर्ज में जा रहा है क्योंकि प्रकृति, अन्ना, जानवर दोनों तरफ से जो है तो किसान के ऊपर जो है चढ़ा बैठा। एक ही हम और बात करेंगे क्योंकि आपने नुकसान की बात की है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये जो मौसम की मार है या न जानवर की मार है? न जानवर तो हमारा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है सरकारों का, तो आपको कौन से ज़्यादा लगता है? किस भाई मौसम की मार तो प्रमुख है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं फसल की बुआई के समय बारिश हो जाएगी तो खेत में बीज ही मर जाएगा, दोबारा बोएगा। जब फसल तैयार होती है तो कटाई के पहले बारिश हो जाने से जो है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसान तो मौसम के मार से जो है तो बर्बाद है ही। जो थोड़ी बहुत फसलें जो है तो बीच में वो चाहता है कि मेरी फसल का नुकसान ना हो, तो अन्ना जानवरों से भी जो है तो बचाने का प्रयास करता है। अन्ना जानवरों की समस्या है। गौशालाएँ बनी जरूर, लेकिन गौशालाओं में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अभी आपने देखा इसी खेत में नंदी घूम रहे थे, तार लगे होने के बावजूद भी जो है तो फसलें नहीं बच रही। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा गंभीरता से देखना चाहिए। भाई सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश,
तो किसान तो इतना ज़्यादा लूटा जा रहा है कि किसान के आगे बेबस है किसान, लूट के कारण लोन बर्बाद है। वगैरह भी जो लेता है, लोन लेने जाए तो बिना कमीशन के लोन नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड वगैरह में भी फसल का नुकसान होता है, भारत सरकार के द्वारा अगर आपदा राशि दी जाती है तो वो भी अगर किसान जो है तो पहले पैसा लेखपाल को नहीं देगा तो उसे आपदा की राशि नहीं मिलेगी। अभी हम बता दें आपको कि जो है तो बारिश के समय बाढ़ आई, केन नदी यमुना नदी के किनारे बाढ़ आती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आज तक जो है फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। दूसरी बात, अगर नुकसान हुआ तो बीमा किसानों का रहता है, बीमा का क्लेम मिलना चाहिए, बीमा का क्लेम भी नहीं दिया जाता। किसान से प्रीमियम जरूर लिया जाएगा लेकिन किसान को बीमा नहीं मिलेगा। 10 साल हो गए किसान को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा, किसानों का बीमा से भी मोह भंग हो गया। तो किसान के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा। और जो कर्ज केसीसी लिया, कर्ज में डूब गया, ब्याज दर उसकी जो है तो सरकार कहती है हम 4% ब्याज ले रहे हैं, 7% से शुरुआत होती है। एक साल अगर जो है तो नहीं जमा कर पाया तो उसकी ब्याज दर 11% हो गई, और डिफाल्टर हुआ तो ब्याज दर 13% हो गई। तो 5 साल में ली गई रकम दूना हो जाती है, दूना से ज़्यादा। उसके बाद किसान को जो है तो नोटिस पे नोटिस जाती है, आरसी हो जाती है, किसान के खेतों में जो है तो नीलामी के लिए कुर्क हो जाती है। यही तमाम किसानों की ज़मीनों पे जो है कुर्क का बोर्ड लगा दिया गया केसीसी पे। तो सरकार को चाहिए कि किसान की आर्थिक स्थिति क्यों कमज़ोर हुई। भाई किसान कर्जदार जो हुआ है वो सरकार की नीतियों के कारण कर्जदार है, किसान की मेहनत पे कमी नहीं है। और जो बुंदेलखंड के जो सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का, आत्महत्या का, उसमें कमी आई है, क्या लगता है आपको? नहीं, आत्महत्याएं तो आज भी हो रही हैं, आत्महत्याएं आज भी हो रही हैं, लेकिन आत्महत्याओं को जो है तो प्रशासन उसका रूप दूसरा दे देता है। आर्थिक तंगी को ना दिखा करके गृह कलह। क्या भाई इसमें मीडिया का रोल भी लगता है आपको? क्योंकि पहले से ही उनको जो है तो मीडिया को जो बताया जाएगा वही चलाएंगे। प्रशासन कहता है कि ये जो है आत्महत्या जो हुई तो गृह कलह से हुई, झगड़े के कारण हुई। आखिर घरों में गृह कलह होते क्यों हैं? आर्थिक तंगी के कारण। चाहे घर में पति हो या पत्नी हो, घर में जो है तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, फसल का नुकसान हुआ, घर में पैसे नहीं हैं। अब पत्नी को मायके जाना है, खर्चा चाहिए, पति कहाँ से ला के दे? उधर बैंक के कर्ज में डूबा है, साहूकारों के कर्ज में डूबा है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आपस में झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होगा तो उसमें चाहे पति जो है तो आत्महत्या कर ले या पत्नी आत्महत्या कर ले। ये जरूरी नहीं कि अगर पति आत्महत्या करे तो वही जो है तो किसान आत्महत्या मानी जाए। अगर उसके परिवार में उसके जो है पत्नी भी आत्महत्या करती है तो वो किसानी के कारण ही आत्महत्या है। वो एक चीज़ ये भी है कि हमारा देश विकास की ओर है, सब कुछ बदल रहा है, भारत बदल रहा है, तो अभी मनरेगा भी बदल गई है। आपके क्या विचार हैं उसको लेकर? क्या ज़रूरत थी मनरेगा को बदलने की? भाई मनरेगा को बदलने की ज़रूरत, हम लोगों की मांग थी कि मनरेगा को जो है कृषि क्षेत्र से जोड़ा जाए। भाई किसान अगर खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, तो उसका भुगतान जो है तो सरकार करे मनरेगा से, तो किसान की कुछ आमदनी बढ़े, लेबर कास्ट तो उसकी निकल आवे। सरकार नहीं दे रही। सरकार ने अभी जो है तो 100 दिन की जगह 125 दिन का काम जो है तो बढ़ाकर किया है कि 125 दिन काम मिलेगा। गांव में मनरेगा में कितने लोगों को काम मिलता है? गिने चुने कुछ लोग होते हैं जो वहाँ मनरेगा में जो है तो वही काम करते हैं, उन्हीं की हाजिरी चढ़ती है, उन्हीं के नाम भुगतान होता है। मजदूर को आज भी मनरेगा के तहत मजदूरी गांव में नहीं मिल रही। अगर गांव में मजदूरी मिल रही होती तो गांव के लोग जो है दिल्ली, बम्बई और जो है तो गुजरात के लिए पलायन न करते। तो मनरेगा फेल है,
मनरेगा से जो है तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गांव के लोगों को। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अभी ही ये शीतकालीन सत्र में बात हुई और कल बिल पास हुआ है, पेश किया गया है और पास भी हुआ है कि मनरेगा को पूरी तरह से उसका काया पलट दी गई है। अब उसके पीछे जब उनका जो है तो कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो पर उस पर विश्लेषण होगा कि अच्छा, उसके अभी। पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जो भी नीतियां आती हैं, जो इस समय संसद पे जो भी अधिनियम बिल पेश किए जा रहे हैं, उनके पीछे भी सरकार की मंशा जो है किसानों के हित पर नहीं है। अगला सवाल है कि आप इस क्षेत्र के किसान नेता हैं, आप छोटे किसानों को किस तरह से मदद करते हैं? छोटे किसानों की मदद हम लोग यही करते हैं कि जैसे किसान को कहीं खाद की आवश्यकता है तो उसकी खाद की व्यवस्था करा देना, बिजली की समस्या है तो बिजली की व्यवस्था करा देना। किसान का जहाँ शोषण हो, चाहे बैंक हो, चाहे तहसील हो, जहाँ भी है, उसको शोषण से बचाना हम लोगों का पहला उद्देश्य है। कि अगर सरकार से कम अगर कोई लाभ नहीं मिल पाता तो हमारी जेब का रुपया भी ना जाए। तो किसान को पहले से शोषण से बचाएं कि हमारी जेब का रुपया बचा रहे। अगर खाद जो है तो उसे कहीं 1750, 1750, 1800 की मिल रही है, तो अगर हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग उनको प्रयास करेंगे कि 1350 की ही खाद मिले। उसके लिए चाहे प्राइवेट दुकान हो, चाहे सरकारी दुकान हो, अगर वो जो है तो अधिक रेट पर बेचता है किसान को, तो उसका पैसा वापस कराना या उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करवाना हम लोगों का काम है। अगला सवाल है कि आपके क्षेत्र में आपकी ज़मीन के सर्किल रेट और बाजार भाव में कितना अंतर है? क्या मौजूदा सर्कल रेट आपको सही लगता है या इसमें बदलाव की ज़रूरत है? भाई, सर्किल रेट का तो जो निर्धारण होता है तो वो निर्धारण वर्ष में उस गांव की अधिकतम खरीद, मतलब किस रेट का जो है तो ज़मीन यहाँ पर बिकी, जिस पर स्टाम्प दिया गया, उस आधार पर सर्किल रेट तय होता है। बाजार रेट अलग होता है। कहने को तो ये होगा कि 10 लाख का बीघा जो है तो ज़मीन खरीदी गई, लेकिन जो रजिस्ट्रार कार्यालय में जितनी कीमत पर स्टाम्प दिया जाएगा वही बाजार मूल्य भी माना जाएगा। बाजार मूल्य के आधार पर ही सरकार सर्किल रेट तय करती है। लेकिन यहाँ खरीददार और बिक्री वाले, भाई किसान को ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो खरीदता अगर 10 लाख का बीघा है तो लिखा पढ़ी में 4 लाख का बीघा दिखाता है। तो वो सर्किल रेट 4 लाख के आधार पर ही सर्किल रेट तय किया जाता है। तो इस पर सर्किल रेट बढ़ने चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, सरकारें ज़मीनें ले रही, सर्किल रेट के आधार पर ही लेती हैं, जबकि बाजार रेट का 4 गुना मिलना चाहिए। लेकिन बाजार रेट मानते ही नहीं वो जो है तो बाजारी रेट को, जब तक वो जो है ऑन पेपर नहीं है। अब ऑन पेपर तब होगा जब उस रेट पर जो है स्टाम्प लगा होगा, तो स्टाम्प उस रेट पर लगते नहीं, बाकी कितना भी होता रहे। तो सर्किल रेट 10 साल से लगभग जो है 10 वर्षों से जो है तो सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई। सर्किल रेट बढ़ने चाहिए। और रोड के किनारे के जो सर्किल रेट हैं वो तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का आकलन करके कि जिस रेट वहाँ बाजार रेट हो, जो लेन देन का जो है तो रेट हो, उस रेट पर सर्किल रेट तय किए जाने चाहिए। इस समय कहीं पर भी विकास के नाम पे किसानों की ज़मीन ले ली जाती है। चाहे जिस पे बांदा की ही बात कर लीजिए, अभी कितनी सारी ज़मीनें गई हैं किसानों की। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ले लीजिए, या फिर ये जो औद्योगिक विकास के लिए लिया गया, कृषि विश्वविद्यालय है उस पर लिया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस सर्किल रेट की बात कर रही थी मैं। नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए सर्किल रेट जो है तो यहाँ कम से कम, जैसे मवई बाईपास के पास की बात करें, मवई वगैरह में अभी जमालपुर और महोखर के बीच में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, वहाँ 24 लाख 25 लाख का बीघा यानी 4 गुना के रूप में दिया गया। लेकिन वहीं उसी के बगल में अगर मार्केट रेट की बात करें तो वहाँ 24 लाख 25 लाख का बीघा बिक रही है आज भी, जो सरकार ने 4 गुना दिया है। और जहाँ 4 गुना दिया 25 लाख का बीघा, अगर उसी के अंदर आज किसान को एक प्लाट लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो 25 लाख का बिस्वा मिलेगा, उसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ की जो सर्किल रेट है, कम से कम एक्सप्रेस वे से हाईवे
इनके किनारे के सर्किल रेट बढ़ाए जाने चाहिए। और हमारी तो एक सरकार से काफ़ी दिनों से एक बात हम लोग मांग रहे हैं, एक परियोजना एक रेट। एक परियोजना के लिए जितनी भी जमीन का अधिग्रहण किया जाए उसका सबका मुआवजा एक होना चाहिए। अगर कहीं पर 50 लाख का बीघा दिया जा रहा है, उसी परियोजना में कहीं जो है तो 10 लाख का बीघा दिया जा रहा है। मान लो उदाहरण के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, कहीं की ज़मीन जो है तो 25 लाख लोगों को मिला, कहीं 10 लाख मिला, कहीं 5 लाख मिला, 1 लाख का भी सर्किल रेट मान करके उनको 4 लाख मिला। तो जहाँ 4 लाख का बीघा की ज़मीन जो है तो जिसकी गई और जिसको 25 लाख का बीघा मिला, तो क्या 1 लाख वाले को उसमें फ्री चलने के लिए मिल जाएगा? ज़मीन के रेट अलग अलग, लेकिन जो एक्सप्रेस वे में लागत लगी, चाहे लेबर हो, चाहे उसकी ईंटा हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, सरिया हो, डामर हो, जो भी उस पर जो है तो कंस्ट्रक्शन में लागत लगी, उनकी सबकी जो है तो कीमत एक है। और जो टैक्स लगेगा उस पर रोड पर चलने पर, वो भी सबके लिए एक है। तो जब लागत एक है, लिया जाने वाला टैक्स एक है, तो ज़मीन के रेट पे अंतर क्यों? ज़मीन भी जो है एक रेट की होनी चाहिए, यानी उसने एरिया के लोगों को सबको एक समान मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो 50 लाख का बीघा हो, चाहे 1 करोड़ का बीघा। अगर एक कहीं भी उस रोड पर 1 करोड़ का बीघा किसी को मिला है तो उस जो है तो परियोजना में सभी को उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है किसानों का, अगर कहें, या आपके संगठन का क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? भाई इस समय का तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस समय जो है तो खरीद का मुद्दा है। किसान के पास धान तैयार हो गया, 10-10 दिन से मंडियों में पड़ा है, किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा। सरकार कहती जरूर है कि 2470 रुपये 2370 रुपया जो है तो उसका धान का रेट है, लेकिन बाज़ार में व्यापारी 1600, 1700, 1800 रुपये का धान खरीद रहा है। और वही धान बाद में उन्हीं केंद्रों पे जो है तो चढ़ता है। किसान का धान नहीं बिक रहा, कहीं कहेंगे कि जो है तो मिलर से नहीं ले रहा, कहीं स्टॉक रखने की जगह नहीं है। तो भाई सरकार ने अगर कहा है कि खरीदो तो खरीदो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसान का धान पूरा का पूरा खरीदो, उसको तुम चाहे जहाँ ले जाओ, मिलर्स को भेजो या अपने यहाँ स्टॉक करो। किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि हमारे पास स्टॉक नहीं, हम नहीं लेंगे। अब 10-10 दिन के किसान पड़ा है, मजबूरी में उसे जो है तो बेचना पड़ रहा है 1800-1700 का। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि अगर इधर जो है तो रोक दिया जाएगा तो ये माल व्यापारी के पास पहुंच जाएगा और बाद में वही व्यापारियों का माल जो है खरीद केंद्रों में चढ़ करके जो है तो मिल पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा घोटाला किसानों के हर क्षेत्र में, सिर्फ किसानों को लूटा जा रहा है। और किसान की आमदनी दुगनी की बात करें तो हम भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से ही पूछना चाहेंगे। आप कैमरे के सामने बोल कर सकते हैं इस बात को। हाँ, हम प्रधानमंत्री जी से पूछना कि उन्होंने कहा 2022 तक आमदनी 2 गुना हो जाएगी। बुंदेलखंड में 2013 में पतले धान का रेट 4500 रुपया कुंटल हुआ करता था 2013 में। आज 2025 है, आज का रेट 3032 रुपया है, यानी 2013 से 1200 रुपया कुंटल कम आज रेट मिल रहा है। लागत 2013 से और 2025 तक कितने गुना बढ़ गई? तो ये आमदनी 2 गुना का फार्मूला क्या है? 2013 में भारत के किसानों के ऊपर लगभग 7 लाख करोड़ का कर्जा था। आज भारत के किसानों के ऊपर लगभग 20 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है, यानी कर्जा 3 गुना बढ़ गया। किसानों के उत्पादन के रेट नीचे आ गए, तो किसान की आमदनी बढ़ी कैसे? अगर किसान की आमदनी बढ़ती तो किसान के ऊपर होने वाला कर्जा घटता, और किसान की आमदनी 3 गुना घटी है, इसलिए किसान के ऊपर 3 गुना कर्जा बढ़ा है। भारत सरकार किसानों को गुमराह करना बंद करे और किसानों के लिए
सीधे सीधे जो सब्सिडियां हैं वो सब्सिडी का पैसा सीधा देना शुरू कर दे। अगर देश का किसान जिंदा है तभी देश जिंदा है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसान का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, वरना विकास सिर्फ हवा में जाता रहेगा। कहने के लिए विकास होगा, लेकिन हमारा देश विकासशील से आज नीचे आ गया। विकसित की तो बात छोड़ दो, विकासशील भी नहीं रहा, तो विकास हुआ कैसे, ये हम लोगों को खुद समझ में नहीं था। उसका अगर कहीं कोई फार्मूला हो तो हमें भी बताया जाए। किसानों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बैजनाथ अवस्थी जी ने बहुत ही गहराई से, बहुत ही ईमानदारी के साथ में बताया। सरकार को चाहिए कि उनके उठाए गए मुद्दों को दोबारा से विचार करें। और हमारी भी अपील है कि सरकार को, प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को या कृषि मंत्रालय को भी इन सारे मुद्दों पर ज़रूर से विचार करना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर किसान खुशहाल है तो अपना देश भी खुशहाल होगा और सब लोग खुशहाल होंगे। आपसे ही कह रहे हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ टेक्नोलॉजी हो रहा है, लेकिन सरकार गूगल से अनाज नहीं बन सकता। आखिरकार अनाज खेत से ही पैदा होगा और उसको पैदा करने वाले हमारे किसान ही हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, खबर लहरिया से बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।